वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ट्रेंट और डीमार्ट के रेड फ्लैग्स के बारे में और कई सारे एनबीएफसीज के बारे में। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है महिंद्रा की। महिंद्रा ने अपना विजन 2027 सामने रखा है और ये सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक चैलेंज है पूरे के पूरे ग्लोबल एसयूवी मार्केट को। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडिया का ही देखो तो पिछले 5 साल के अंदर महिंद्रा का मार्केट शेयर 11% से 27% पर पहुंच गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि थार से लेकर के एक्सयूवी 700 तक हर एक मॉडल ने इंडिया में अपना एक अलग क्रेज बनाया। इवन की BEV जब लॉन्च हुआ था तो उसका भी काफी ज्यादा क्रेज था। और अब इसलिए महिंद्रा इंडिया और यूके ट्रेड डील का मदद लेते हुए अपने सारे प्रोडक्ट्स को यूके तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ EVs को भी भेजने की तैयारी चल रही है यूके के अंदर। और इन सभी चीजों पे CEO अनीश शाह ने ये साफ बोला है कि अब रोड पर राज हमारा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टाटा मोटर्स के SUV उतना कमाल नहीं कर पाएंगे, या फिर मारुति सुजुकी के जो आ रहे हैं SUVs क्या वो महिंद्रा को पीछे नहीं छोड़ सकते? अगली बिजनेस न्यूज है वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। और पूरे ग्लोबल लेवल पे मामला फिर से अटक गया है क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी लड़ाई हो गई है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के। और पूरा का पूरा मामला वहीं पे फंस गया है क्योंकि जेनेवा में 185 देश मिल करके ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाने बैठे थे। लेकिन बिना किसी डील के ही बातचीत खत्म हो गई। किसी भी कंट्री के बीच कोई भी डील नहीं हुई और इस ड्राफ्ट में प्रोडक्शन कैप को हटा दिया गया था। प्रोडक्शन कैप यानी कि कंट्रीज कितना मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस कर सकती हैं उसके ऊपर एक कैप लगा था, यानी कि उससे ऊपर प्लास्टिक नहीं प्रोड्यूस कर सकती कोई भी कंट्री। लेकिन इस पर हाई एम्बिशियस कंट्रीज ने काफी ज्यादा विरोध कर दिया, यानी कि उनको ये कैप वाली चीज पसंद ही नहीं आई। अफ्रीका की बात करें, पैसिफिक की बात करें या फिर यूरोप जहां पे स्ट्रिक्ट लिमिट्स की मांग की जा रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स सिर्फ रिसाइकलिंग और वॉलंटरी स्टेप्स पर आकर अटक गए थे। यानी कि कुछ देश जिसमें ज्यादातर ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर्स ही थे, वो ये चाहते थे कि ट्रीटी में कोई भी हार्ड रूल या फिर कंपलसरी टारगेट न हो, बल्कि हर कंट्री अपने मर्जी के हिसाब से खुद डिसाइड करे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या किया जाए, जैसे रिसाइकलिंग बढ़ाना, वेस्ट मैनेजमेंट करना या फिर अवेयरनेस चलाना। बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी है प्लास्टिक वाली, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो तो हर साल 430 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 11 मिलियन टन ओशियन में चला जाता है हर साल बिना किसी सॉल्यूशन या फिर बिना किसी मैनेजमेंट के। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और धरती बहुत ही जल्द तबाह हो सकती है इस पॉल्यूशन के वजह से। और इस पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे समुद्र में रहने वाले जीव ऑलरेडी विलुप्त होते जा रहे हैं। और इस डेटा से मुझे तो ये चीज साफ साफ दिख रही है कि आने वाले टाइम में वो कंपनी बहुत ही बड़ा कर सकती है जो प्लास्टिक मैनेजमेंट पे या फिर पॉल्यूशन पे कोई एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी ला दे, कोई ऐसा वायरस बना दे जो प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सके। हालांकि इस तरह के वायरस ऑलरेडी पाए जा चुके हैं, कुछ तो अमेज़न जंगल में और कुछ तो साइंटिस्ट ने खुद बनाया है, बट इसको कमर्शियली लेवल पे अभी वाइबल करा पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया के रिटेल किंग्स ट्रेंट और डीमार्ट के लिए। और इनका रास्ता अब उतना स्मूथ नहीं रह गया है, इनको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक्स काफी ज्यादा हाई PE पे ट्रेड कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स की निगाहें इन स्टॉक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अब वो लोग काफी ज्यादा कॉशियस बना रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर PE ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक और है, वो है सेल्स ग्रोथ। क्योंकि क्वार्टर जून में हम देखें 2025 में तो ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो रही। वहीं पे ट्रेंड का रेवेन्यू आप देख लो तो 19%, डीमार्ट का देख लो तो 16% ऊपर गया है, लेकिन लाइक फॉर लाइक ग्रोथ गिर गई है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, और ये गिरने के वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा सावधान है। अब ये लाइक फॉर लाइक ग्रोथ क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए, इसका मतलब है सिर्फ उन स्टोर्स की सेल्स ग्रोथ को मेजर किया जाएगा जो 24 महीने या फिर उससे ज्यादा टाइम से चल रहे हैं। यानी कि अगर मैं और आसान भाषा में बताऊं तो नए खुले स्टोर्स उनको काउंट नहीं किया जाता है ताकि असली पिक्चर मिले, यानी कि पुराने स्टोर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या फिर गिरी, ये चीज हमें पता चल जाए। अगर मैं
एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो कि डीमार्ट के पास 400 स्टोर्स हैं और 50 नए स्टोर्स खोले हैं डीमार्ट ने, तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में सिर्फ 350 स्टोर्स का सेल ही कंपेयर किया जाएगा, यानी कि जो 350 पुराने स्टोर्स हैं सिर्फ उनका ही कंपैरिजन होगा, ना कि जो नए 50 स्टोर्स खुले हैं उनका। तो आई होप आपको लाइक और लाइक ग्रोथ समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज ये है कि स्टोर एक्सपेंशन जो है इन कंपनीज का वो तो काफी तेजी से हो रहा है और इसी के वजह से सवाल ये उठ के खड़ा हो जाता है कि डिमांड सस्टेन होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेंशन आप करते जा रहे हो, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ आपकी गिरती जा रही है। तो अब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर हो गया है कि वो सोच समझ करके पैसे खर्च कर रहे हैं। तो क्या उस सेक्टर में जहां पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा सोच समझ के पैसे खर्च कर रहा है, कंज्यूमर की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है, तो क्या वहां पे इस तरीके के स्काई हाई वैल्यूएशंस सरवाइव कर पाएंगे? अगली बिजनेस न्यूज है साउथ इंडिया के रिटेल जायंट आरएसबी रिटेल की। आरएसबी रिटेल यानी कि आरएस ब्रदर्स एंड साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल। अब इनका आईपीओ आने वाला है क्योंकि इन्होंने सेबी के पास पेपर्स फाइल किए हैं जिनमें 1500 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है और इस इशू में 500 करोड़ फ्रेश इक्विटी और 2.98 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होगा। साथ ही साथ प्रोसीड्स के अंदर 275 करोड़ रुपीस के डेप्ट का रीपेमेंट किया जाएगा और 118 करोड़ रुपए जो होंगे उससे कंपनी नए स्टोर्स खोलेगी। साथ ही साथ मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं क्योंकि शायद आप इंटरेस्टेड हो सकते हो इस आईपीओ में। कंपनी 2008 में शुरू हुई थी और कंपनी के पास खुद के 73 स्टोर्स हैं अक्रॉस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। वहीं पे अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दें तो FY25 में कंपनी ने 2694 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू किए और 104 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी कमाया। और हाँ, अगर आपने बिजनेस न्यूज यहाँ तक देख ली और आप चाहते हो कि आपको डेली ऐसी ही बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमारे वीडियो को थोड़े हाइप दे सकते हो और लाइक दे सकते हो तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अगली बिजनेस न्यूज है बीएसएनएल की। बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर और ऐसा लगता है कि ये अपना 4G ही लॉन्च करते रह जाएंगे, 5G पे तो कभी आने ही वाले नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो लॉन्च है वो थोड़ा अलग अंदाज में किया गया है। ये लॉन्च 4G एज अ सर्विस किया गया है। अब 4G एज अ सर्विस मॉडल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इस मॉडल के थ्रू पार्टनर नेटवर्क एक्सेस देंगे, यानी कि ये मॉडल इस तरीके का है जहाँ पे बीएसएनएल अपना खुद का फुल 4G इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं रेडी करेगा क्योंकि शायद अभी बीएसएनएल के पास उतने फंड्स नहीं है, तो इसलिए वो एक पार्टनर ऑपरेटर के टावर या फिर रेडियो नेटवर्क का यूज करके कस्टमर्स को तुरंत 4G सर्विस दे रहा है। अब अगर मैं इसको और आसान भाषा में बता दूं तो जो नेटवर्क कवरेज रहेगा वो पार्टनर टावर से मिलेगा, यानी कि किसी और कंपनी से या फिर जिसके साथ भी वो पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन सिम और जो बिलिंग है और जो सर्विस है वो बीएसएनएल के नाम से होगी, तो कस्टमर्स को ये लगेगा कि वो बीएसएनएल 4G का यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो कोई और ऑपरेटर कर रहा होगा। तो ये थी न्यूज बीएसएनएल की। मैंने एक और न्यूज बीएसएनएल पे कवर किया था कि गवर्नमेंट इसमें और ज्यादा पैसे डाल रही है ताकि 5G को अच्छे से रोल आउट कर दिया जाए। ऊपर आई कार्ड में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो बिजनेस न्यूज आप देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है एनबीएफसीज की। मॉर्गन स्टैनली ने कई सारे एनबीएफसीज को रेड फ्लैग मार्क कर दिया है और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि FY26 में और ज्यादा अर्निंग्स में कट आ सकता है एनबीएफसीज के। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली का ये क्लियर व्यू है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही सेलेक्टिव रहने की जरूरत है, यानी कि आप सिर्फ उन स्टॉक्स पर फोकस करो जहां पे वैल्यूएशंस काफी सेफ हैं और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली ने अपना एक डेटा भी रिलीज किया है जहां पे उन्होंने ओवरवेट, इक्वल वेट और अंडरवेट की कैटेगरीज डाली है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बाकी कुछ फेमस कंपनीज का मैं बता देता हूं जो ओवरवेट में है, जैसे बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ, HDFC लाइफ। और जो इक्वल वेट में उन्होंने डाला है उसमें से महिंद्रा फाइनेंस, ICICI, प्रू लाइफ, ये सारी कंपनीज है। और जो अंडरवेट में है वो है L&T फाइनेंस, SBI कार्ड्स, MCX, PB फिनटेक। तो ये कंपनीज है एनबीएफसीज की। तो अगर आप एनबीएफसीज में इंटरेस्टेड हो तो ये पूरा डेटा बहुत ही ध्यान से देखना और अपना डिसीजन लेने से पहले ये जरूर सोचना कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो अंडर वैल्यूड है और जो फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगली बिजनेस न्यूज है रशियन ऑयल्स को लेकर के, और ऐसा लगता है कि ट्रंप का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, और पड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपना देश है, जो मन करे हम वो करें। इंडिया ने अगस्त में रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को और बूस्ट दिया है, यानी कि
2 मिलियन बैरल्स पर डे। वहीं पे अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में सिर्फ 1.6 मिलियन ही था, यानी कि ये जो है अगस्त में नंबर बढ़ा दिया गया है और ये काफी अच्छी चीज भी है। साथ ही साथ ये जो जंप है वो इराक और सऊदी से काफी कम खरीद के कॉस्ट पर आया है और अब रशिया इंडिया के क्रूड का 35 से 40% सप्लाई करता है, जबकि यही चीज वॉर के पहले सिर्फ 0.2% था। वहीं पे डिस्काउंट $40 से गिरकर $1.5 के आसपास आ गया है, लेकिन अब वापस से जो डिस्काउंट है वो $2 से ज्यादा का हो गया है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आईओसी और बीपीसीएल ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई भी क्लियर डायरेक्टिव नहीं दिया है, तो सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी, यानी कि बिजनेस एज यूजुअल। और इसी टेम्पलेट पे हमने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी कल परसों, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल गई, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है और उस वीडियो में हमने एआई सेक्टर के बारे में बताया है, तो वो न्यूज आप देख सकते हो। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।